let's explore India's cultural treasures, stories and their impact with Gajendra Singh Shekhawat, Union Minister for Culture and Tourism, in conversation with Amish Devgan. आपसे आज ऐसे वक्त में बात हो रही है जब देश में मदर ऑफ ऑल डील्स यूएस के साथ ट्रेड डील हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है कि भारत उभर रहा है, राइजिंग भारत है। प्रधानमंत्री जी भी कल इस मंच पर आए थे, उन्होंने भी बताया देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है। लेकिन राहुल गांधी का एक ही नैरेटिव है, वो कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज्ड है प्रधानमंत्री। देखिए, निश्चित रूप से भारत बदल रहा है और पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है। जी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को काम करते हुए लगभग 12 साल का समय पूरा होने वाला है, 11.5 साल पूरे हो गए। पहले 5 साल फंडामेंटल काम करके ऐसी सारी कमियां जो इतने सालों से जो कुछ हो जाना चाहिए था वो जो नहीं हो पाया, सामान्य मानवी के जीवन में बचशेष रह गई कमियों को पूरा करने के लिए काम हुआ और उनकी ताकत को बढ़ा करके भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करके पिछले 5 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के दूसरे स्पेल में देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए काम किया। दुर्भाग्य से कोविड आया, लेकिन कोविड को भी एक अपॉर्चुनिटी, आपदा में अवसर खोजने का मंत्र दे करके देश में नया आत्मविश्वास फूंक करके अविश्वास से घिरे हुए भारत को विश्वास में तब्दील करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। भारत की अर्थव्यवस्था जिस गति के साथ में बढ़ रही है, जिस तरह से बढ़ रही है, नाउ इंडिया इज़ इनएविटेबल। पूरी दुनिया को भारत के साथ में कदम ताल करके काम करना ही पड़ेगा जी। और हमने देखा मदर ऑफ ऑल डील्स, जिसके लिए पिछले कई दशक से प्रयास हो रहे थे, नई शुरुआत नहीं थी, लगभग 22-23 साल से इसके लिए प्रयास हो रहे थे, वो सफल हुए और निश्चित रूप से भारत के लिए एक नया मार्ग खुला है। ठीक इसी तरह से अमेरिका के साथ में जो पूरे विश्व भर के ऊपर उन्होंने जिस तरह से एक टैरिफ का एक नया सिस्टम शुरू किया था, उसमें भारत को जो लेवरेज इस यूएस टैरिफ डील के बाद में मिला है और भारत के किसानों का, भारत के दुग्ध उत्पादकों का, भारत के पशुपालकों का, इन सब के हितों का संरक्षण करते हुए भी भारत के हित में इस तरह का निर्णय हो पाया है। मैं ये मानता हूँ कि इन दोनों के बाद आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था का सुनहरा काल जो प्रारंभ हुआ है, ये और भी ज़्यादा चमकदार बनेगा। नहीं, निश्चित तौर पर सरकार अपने दावे करती है और एज अ न्यूज़ नेटवर्क हमारा काम है कुछ सवाल पूछना और सरकार को सत्य और तथ्य की कसौटी पर कसना। किसानों के मुद्दों को लेकर राहुल गांधी बहुत सी बयानबाजी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार अपना मैसेज ठीक से पहुंचा नहीं पाई या विपक्ष को समझा नहीं पाई? देखिए, जो जानबूझ करके सोया हो ना, आंख मीच करके उसको जगाने का कोई रास्ता नहीं होता, या अपने किसी पर्टिकुलर मोटिव को, अपनी किसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कोई अगर सोने का नाटक कर रहा हो या उससे इतर बात कर रहा हो, तब उसको जगाने का या उसको उस मार्ग से हटाना बहुत कठिन होता है। इससे इतर हट करके जो आपके पहले प्रश्न में भी जो कुछ बाकी रह गया था, उसका और आपके इस दोनों प्रश्न का उत्तर एक साथ देता हूं। देखिए, विपक्ष में होने के नाते कुछ ना कुछ करना, सरकार की आलोचना करना उनकी शायद मजबूरी होगी, लेकिन हर ऐसे अवसर पर जब भारत के 140 करोड़ लोग अपने आप को भारतीय होने पर गर्व कर सकें, हर ऐसे अवसर पर भारत को उस गर्व के बोध को नीचा दिखाने, कम करने का काम राहुल गांधी जी ने किया। मैं कुछ उदाहरण दे देता हूं आपको। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पहली बार भारत ने अपनी सीमा से बाहर प्रतिकार किया, पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि भारत अब नया भारत, सशक्त भारत विरुद्ध होने वाली किसी भी गतिविधि को, चाहे वो भारत की भूमि पर हो या बाहर, अब बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रश्न के बादल खड़े किए गए। एयर स्ट्राइक हुई, पहली बार भारत ने अपना एयर स्पेस क्रॉस करके और कार्रवाई की, उसके ऊपर कालिख पोतने का काम किसने किया? भारत की ताकत बढ़ाने के लिए जो पिछले 20-25 वर्षों से जिस तरह का एक लॉकजैम की स्टेटस थी, स्टैंड स्टिल की जो पोजीशन हो गई थी, उसके कारण से हम अपने पड़ोसी देशों की एयर डिफेंस की ताकत से कहीं पीछे रह गए थे। उसको पूरा करने के लिए राफेल की डील हुई। उस डील पर कितने तरह के प्रश्न खड़े किए गए थे? उस डील की टोटल जितनी
कॉस्ट थी, जितना वॉल्यूम था, उससे ज़्यादा के आंकड़े जो है कई गुना आंकड़े भ्रष्टाचार हो गए। ऐसी बार बार कहा गया, दो देशों के बीच में संशय की स्थिति और रिलेशन खराब हो जाए, ऐसी स्थिति पैदा की गई। आखिर में सुप्रीम कोर्ट से तमाचा पढ़ करके खत्म हुआ। देखिए, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में हम सब लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं हम युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, लेकिन ईरान और इजराइल के बीच में जो इस समय तनाव चल रहा है और जिस तरह से इसका इम्पैक्ट मिडल ईस्ट तक पे आ रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? आपका इस पर क्या कहना होगा? देखिए, निश्चित रूप से जब पूरे विश्व भर में तनाव होता है तो कहीं ना कहीं, बिकॉज इट्स ए ग्लोबल विलेज, आज दुनिया में दूरियां समाप्त हो गई, हर देश एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं फिर एक बात कहूँगा कि इस तरह की तनाव की परिस्थिति में भारत और भारत से निकला हुआ दर्शन, ये दोनों और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं, ये दोनों और भी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं। और तब माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है, तब आज भगवान बुद्ध की और बुद्ध के दर्शन की और भारत से निकले हुए दर्शन की प्रासंगिकता और महत्ता और बढ़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। Please welcome Adrian Fontanellas, military historian and author, for a thought-provoking discussion on Disruptor's Dilemma, Defense Diplomacy and the Future of War, in conversation with Rahul Shivshankar. We're living in a time of war, Adrian, and we're going to be discussing scenarios that emerge from combat. Thank you very much for being here. Why we are suddenly seeing combat of a nature that we thought we had put behind a few years ago, exploding in different parts of the world. We've also had, of course, conflict with Pakistan right here in the subcontinent. That was about 9 to 10 months ago. Why is this happening? Back in the early 2000s, we were thinking that we were living in a completed world, I mean, with respect of international law and so forth. And then since more than a decade, everything is unraveling. I think it was a gradual process. I think it might foremost indicate that we also transitioned from a unipolar world with a single dominant global power, willing to impose a kind of respect of its international rule, and foremost with the will to do, the means and the will to do it. And this gradually changed. And of course, we are switching into different worlds with several, in the long term, equal powers, perhaps 4 or 5 real global powers. India will be one of them, obviously. And I think during this transition, we are seeing frictions. We are seeing this kind of reshuffling of the cards, and this is generating also conflicts. I'm thinking about the Russo-Ukrainian war, for example. Sindoor might be. I think Sindoor is not related directly to that, but otherwise, yes, we are back into a conflicted world until a new paradigm consolidate and emerge. And I want to pivot a little bit and go back 9 months to Operation Sindoor, which was, of course, a military success. What are the key takeaways for you? Because here you had 2 nuclear powers. This is territory that no one thought anyone would enter. 2 nuclear powers going at each other. What are your takeaways? At first, but it is more on the political than military level, but it is really impressive. The entire war lasted only 4 days, so it went so fast that nobody had really the time to consider that. But it was under the nuclear threshold, so on the political level, you really need nerves of steel to let your military in charge of the escalation ladder and to do what they need to do operationally in reaction to enemy counter initiatives, because the stakes are so high. So what you're saying is that the Indian leadership demonstrated nerves of steel by leaving all the decisions to the military. Yeah, and trusted. You need so much trust
to do some in your own institutions to do something like that into the professionalism of your superior officer. So this is quite striking, and from my perspective, it is quite rare in our world to see such a chain of command functioning flawlessly. You know, the political level has endorsed a strict political cadre with political objectives, and then the military are free to operate within it. It was quite freely within it. So this is a major lesson I would take from this episode. And others are more linked to military affairs. And I have to ask you, how do you think Pakistan will adapt now to life after Operation Sindoor? What will the Pakistanis do to build themselves up so that they don't suffer like they have? I would think that they will invest into long-range ammunitions of the same kind as India had already and deployed with such a great effect during Sindoor. So they had some already, and they have some local development of cruise missiles, for example, but they will probably intensify their efforts. Tactically, I would expect them to hone their attack waves, mixing UAVs and rocket artillery and missiles, perhaps try to concentrate more on them, on a single target, rather than trying to strike several Indian air stations at the same time. At least it is what happened with the Russians in their long strike campaigns against Ukraine. They are improving all the time, you know, finding new solutions, coordinating better, and they are far more efficient now than they used to be 2 or 3 years ago. So I would expect the Pakistani to have this learning curve, which means in turn that, of course, India has to continue to improve and refine this system. It is highly satisfactory, but it must be always improved to counter the enemy own evolutions. It is a never-ending game of adaptation and counter-adaptation. Well, India has made, of course, a commitment in its budget. It's expanded its defense budget to try and now acquire the latest weapon systems and also fill the gaps that it might have actually spotted after Operation Sindoor. Adrian Fontanellas, thank you very much for speaking to us. It's been a wonderful conversation. Thank you for bringing perspective, rich perspective, to our audience here. Thank you. Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause for our eternal favorite, Anil Kapoor, in conversation with Kishore Ajmani for a session on timeless appeal, enduring presence. Ladies and gentlemen, let's show some appreciation, please. आपसे सब यही पूछते हैं, 70 साल के हो गए आप? अभी होने वाला हूँ, अभी आप 1 साल तो दिसंबर में हो जाएंगे। दिसंबर में हो जाऊँगा। So let me enjoy the 60s, no? You're in the 60s. Let me enjoy the 60s. I'm 69 now, so let me enjoy a few more months, you know. So December में, yes, I'll be 70, yes. तो ये 70 साल में जो लोग कहते हैं कि आपने अपनी पर्सनालिटी अभी तक ऐसे कैसे बनाई हुई है कि आप वही लग रहे हैं जो वो 7 दिन में लग रहे थे, वही लग रहे हैं? I think it's because of AI. मेरे अंदर एक AI है. आपके अंदर तो AK है. No, I think I'm just happy. I'm positive. I love my work. I love my family. आप बॉम्बे में पले बढ़े, वही लाइफ आपने देखी, और आप ऑथेंटिक रोल्स करना चाहते हैं. तो ये ऑथेंटिसिटी जब आपने स्मॉल टाउन लाइफ नहीं देखी या विलेज लाइफ नहीं देखी, उस तरह का रोल आता है, उस तरह की ज़बान आती है, उस तरह का इमोशंस लाने हैं. इमोशंस तो चलिए फिर भी आप ला सकते हैं, लेकिन वो उस कैरेक्टर में घुसने के लिए फिर आप जैसे लोग कैसे करते हैं? क्योंकि बाकी लोग तो कहते हैं कि हम तो उस समाज से उठ के आए हैं तो हम जानते हैं. सी सूबेदार जो है वो एक रिटायर्ड फौजी की कहानी है. And it's all about his dignity, it's about his emotional depth and how he's dealing with the civil life. And of course it is, जो उसका, where it is based is a heartland India. इसलिए हमने फिल्म की शूटिंग आगरा, कानपुर, लखनऊ और ऐसे जगह की. सबसे पहले तो जो इस फिल्म के जो फिल्म मेकर हैं,
जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, वो सबसे पहले ही वेंट टू ऑल दीज प्लेसेस एंड ही रोट द फिल्म. ही मेट दोज पीपल. ओके, फिर उन्होंने आके मुझे वो कहानी सुनाई. फिर वो कहानी जब मैंने सुनी तो देन ऑब्वियसली आई स्टार्टेड इमोशनली ट्राई टू गेट इनटू द नॉट द फिजिकल, तो इज यू कैन एक्सरसाइज एंड यू कैन गेट फिजिकली फिट, यू कैन एक्शन कर सकता है, ये कर सकता है, बट इट इज़ टू फाइंड द करेक्ट इमोशनल लेयर टू व्हाट द कैरेक्टर इज. सो ऑब्वियसली लिखत फिल्म की बहुत ज़बरदस्त थी. एंड एक ज़माना था जब हम लोग फिल्में करते थे और मुझे जब रिसर्च करना पड़ता था तो मुझे कहीं ना कहीं वहाँ जाना पड़ता था, लोगों से मिलना पड़ता था. जैसे मैंने जब ईश्वर की, या बहुत सारी ऐसी ऐसी फिल्में हैं. और जब मैं एक्टिंग क्लास में भी था तो हम लोग आर्काइव्स में जाते थे, पूना इंस्टीट्यूट जाते थे और वो सब पुरानी फिल्में और सब देखते थे. कुरोसावा की फिल्म और जितनी भी महान सत्यजीत रे साहब की फिल्में और राज साहब की फिल्में, वो सब आर्काइव्स पूना इंस्टीट्यूट में थी. मगर अभी I think the youngsters, the younger generation, all of us are very, very fortunate. Obviously, it is good to meet people. I meet people, I speak to them. But today, on the tip of your finger, you can do as much research as possible. थोड़ा सा ट्रैक चेंज करके आपने एक ट्रैक थोड़ा सा कहीं कहीं चेंज किया था, लेकिन वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ. बीच बीच में आपने कुछ गाने भी गाए थे. सलमा आगा के साथ एक एल्बम भी निकाला, फिल्मों में गाने भी गाए. फिर वो आपने गाना छोड़ दिया. तो वो याद आप यहाँ ताज़ा करना चाहेंगे गाना गाने की? आप क्यों बोर करना चाह रहे हैं सबको यहाँ? देखिए, ये बोर नहीं, ये डिमांड आ रही है. देखिए, यहाँ सबसे महान म्यूजिशियन बैठे हुए हैं, कलाकार बैठे हैं, फनकार बैठे हुए हैं, उनसे गवाइए आप. हाँ, आपकी एक पुरानी को स्टार भी बैठी है हमारे सामने. जी, खुशबू जी, आप गाना गाएंगे? सर, मैं बच्चों के लिए लोरी भी नहीं गाती थी. लेकिन इनके साथ जो आपने फिल्म की थी उसका गीत आप गा सकते हैं. हाँ, उसका एक गाना था, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है. फिर एक फिल्म मैंने की थी मिस्टर इंडिया, उसका भी एक गाना मुझे लगता है कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है. जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है. थैंक यू सो मच. और मेरे ख्याल से यही शायद आपकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी है. ये बताइए, चलते चलते बस इतना बताइए, अनिल कपूर को अगर किसी एक फिल्म के लिए याद किया जाए तो वो कौन सी होगी? देखिए, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता हूँ. और मैं यहाँ, ये भी बुरा लगेगा कि मैं फिल्म की प्रमोशन कर रहा हूँ, मगर मेरी आने वाली फिल्म सूबेदार जो रिलीज़ हो रही है, मुझे आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म. आई एम वेरी प्राउड ऑफ all the performance in the film. I'm very proud of the entire, I'm really looking forward. And I hope people remember me with this film. Because I believe in the present. I don't believe in the past. Future को मैं ज़्यादा प्लान नहीं करता. And the present is सूबेदार at the moment, yes. शायद वो तो आपकी पहली फिल्म के टाइटल में आ गया था कि कहाँ कहाँ से गुजर गया. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ जुड़े रहने के लिए, अनिल कपूर. Thank you so much. Talk about being vocal, staying local, and owning her space. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming the one and only Kangana Ranaut in conversation with Amish Devgan for a session on the Kangana effect, vocal, local, unstoppable. Let's hear it for Kangana Ranaut, ladies and gentlemen. फिल्म इंडस्ट्री की आप क्वीन हैं, मंडी की एक यंग डायनामिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं. कौन सा किरदार आपको ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है? आपको लगता है इसमें ज़्यादा चैलेंज है, एज अ एक्टर या एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? अमीश जी, देखिए, जो काम आता है वो आसान लगता है और जो काम नहीं आता है वो मुश्किल लगता है. तो कौन सा नहीं आता है? नेचुरली अभी तो मैं सीख ही रही हूँ. जब मैं 16 साल की उम्र में जब मैंने फिल्मों में काम शुरू किया था
तो मेरा डायरेक्टर मुझे बिल्कुल एग्जैस्पिरेटेड होके आके कहता था, तुम्हें कितनी बार कहा है कैमरा उधर है, तो तुम उधर डायलॉग क्यों बोल रही हो, फेस उधर क्यों रहता है तुम्हारा। तो मुझे ये पता नहीं होता था कि कैमरा की तरफ देख के, क्योंकि आई वाज फ्रॉम स्टेज, तो वो दुनिया से लेकर आज मैं एक फिल्म मेकर हूँ, एक प्रोड्यूसर हूँ, तो कोई भी चीज़ जो है वो सीख कर आती है। अब मैं ये सोचूं कि मैं पॉलिटिशियन बन गई या अब मैं राजनीति में आ गई, ये ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ में आपको एक स्किल होती है, एक तजुर्बा होता है, और वो चीज़ आपको अर्न करनी पड़ती है। अब मैं खुद को कहूँ कि मैं लीडर बन गई वर्सेस लोग कहें कि ये लीडर बन गई, वो अलग बातें हैं। अब तो लोग कहते होंगे, आपने बोला कि अभी आप सीख रही हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि संसद में तो कई सारे लोग हैं, चिराग पासवान भी संसद में हैं, उनसे सीख रही हैं या राहुल गांधी से सीख रही हैं? ज़्यादा सीखना किससे हो रहा है पार्लियामेंट में? देखिए, अगर आपको सीखना है तो आप बेस्ट से सीखिए, और हम नरेंद्र मोदी जी से सीख रहे हैं। जी, अब आपके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कैबिनेट मंत्री भी हैं, गिरिराज सिंह, वो कहते हैं हमें डर लगने लग गया है कहीं राहुल जी बंडी और किसी और ड्रेस में किसी दिन संसद ना आ जाए। संसद में उनका जो बिहेवियर है वो किसी मवाली या टपोरी जो होते उस टाइप का उनका बिहेवियर है। राहुल गांधी का? यस, आपने देखा होगा कैसे वो बीजेपी के नेताओं को बोलते हैं, आजा मेरे साथ, आजा आजा इंटरव्यू कर मेरे साथ, इस तरह से वो बात करते हैं। और संसद में जाकर भी वो जितना भी हो सके, चाहे वो पोस्टर्स लगाना, चाहे वो हुटिंग करना, चाहे वो दूसरे महिलाओं को आगे कर कर पीएमजी की सीट रोकना, इस तरह के वो काम करते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वो इतना भी नीचे गिर जाएं कि इस तरह की कोई हरकत कर दें। मैं एक राहुल गांधी की एक बाइट आपके लिए हम निकाल के लेके आए हैं, वो हम प्ले करते हैं। उन्होंने बजट सेशन में ही, आप भी वहाँ पे मौजूद होंगी जब ये बोला था, तो आप क्या समझी थी वो जरा समझाइएगा। लेट्स प्ले राहुल गांधी इज बाइट। शुरुआत ग्रिप से होती है सर, और लक्ष्य होता है चोक में जाए, कि पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली, और फिर एकदम चोक में जाए। चोक में गए और पकड़ लिया, और चोक का फोकस गला होता है। तो हम बजट की बात कर रहे हैं थोड़ा, तो सो फोकस बजट पे ही बात हो रही है। अब वो ग्रिप और चोक की बात कर रहे हैं, आपके सांसद बोलने नहीं देते उन्हें। देखिए, ये जो इस तरह की कॉमेडी है, ये जब भी राहुल गांधी होते हैं तो वहाँ पे ऐसी ही कॉमेडी चलती है, और हम लोग हंस हंस के वहाँ तार तार हो रहे होते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये कहीं भी घूमते हुए चले जाते हैं। फिर जब उनको उनकी पार्टी के खुद लोग कहते हैं कि आप मुद्दे पे आइए, तो वो कहते हैं मैं अभी अपना बेस बना रहा हूँ, मुझे बनाने दीजिए। तो इस तरह की, मुझे लगता है एक तरह से वो एक राजा बेटा हैं, उनको वैसे ही आदत है कि सब लोग तालियां बजाते रहें, और वो इतने, मैं कहूँगी, बदतमीज़ भी हैं कि हमारे पार्लियामेंट में बार बार कहा जाता है कि आपको जो भी बोलना है वो अध्यक्ष जी को देखकर बोलना है। वो अध्यक्ष जी को देखते ही नहीं है, वो अपनी पार्टी के लोगों की तरफ ऐसे ऐसे उनको समझाते रहते हैं कुछ कुछ। अध्यक्ष जी बार बार बोलते हैं आप मुझे देखिए, मुझे देख के बताइए, लेकिन वो पार्टी के लोग उनके लिए तालियां बजाते रहते हैं, वो अपना एक शो वहाँ करते रहते हैं। सो एब्सोल्यूट डिसरिगार्ड फॉर द पार्लियामेंट, फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल आखिरी सवाल है, आपका अच्छा दोस्त कौन है? फोटो आएंगी, सलमान खान, शाहरुख खान या आमिर खान? ये मेरे दोस्त कब से बन गए। फिर भी इनमें से ज्यादा पसंद कौन है? आई थिंक मुझे एक्चुअली आई थिंक सलमान इज क्वाइट कूल। जी, अगला देख लेते हैं, बेहतर प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी? चूज वन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेहतर विपक्षी नेता कौन है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव या ममता बनर्जी? आई थिंक एन अपोनेंट शुड बी गुड। आई थिंक ममता बनर्जी इज अ गुड अपोनेंट। जी, शानदार एक्ट्रेस कौन है? जानवी कपूर, अनन्या पांडे या सारा अली खान? आपकी सभी फेवरेट हैं। लेट्स गो विद अनन्या पांडे। ओके, आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां कंगना रनौत जी के लिए।